हेलो एवरीवन। सो ये जो आज का मैंने वेबिनार लिया है, ये आपको टू मेक यू अंडरस्टैंड कि टैरो एग्जैक्टली है क्या, और हम राइडर वेट, हाय, राइडर वेट टैरो डेक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे, और बहुत ही बेसिक बेसिक वे में हम वॉन्ड्स के कार्ड्स, जो वन एस ऑफ वॉन्ड्स टू टेन ऑफ वॉन्ड्स है, उसको समझेंगे बहुत ही बेसिक वे में। ठीक है, बिकॉज इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन वेबिनार। तो आई होप आप सब लोग रेडी हैं इसके लिए। ओके, सबसे पहले तो ये समझिए कि टैरो है क्या। टैरो, कुछ लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा टूल है जो आपको फ्यूचर बता देगा, या आप किसी चीज से आप टैरो से फ्यूचर देख सकते हैं। सो एक्चुअली क्या होता है ना, टैरो या कोई भी मोडालिटी से फ्यूचर ऐसे नहीं देखा जा सकता जैसे लोग सोचते हैं कि हम बता देंगे कि अभी कल या एक मिनट के बाद क्या होने वाला है। देर आर सम अदर मोडालिटीज जिसमें आप ये चीजें सीख भी सकते हो, बट टैरो इज नॉट अबाउट अबाउट फ्यूचर टेलिंग। अब जो भी लोग ये सोचकर टैरो सीखते हैं या टैरो रीडिंग करवाने जाते हैं कि उनको फ्यूचर पता चल जाएगा, सो दे गेट डिसअपॉइंटेड। एंड मोस्टली फिर क्या होता है ना कि वो लोग भी फिर टैरो को ये करने लगते हैं कि नहीं, फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, टैरो जैसे कोई चीज नहीं होती है। एंड प्रॉब्लम भी कैसा है ना कि बहुत सारे जो रीडर्स भी है, टैरो रीडर्स, वो भी इसको ना प्रेडिक्शन के टूल की तरह यूज करते हैं। एंड दैट इज वाई क्या होता है, कभी कभी तुक्का लग जाता है तो चीजें हो जाती है। एंड कोई इंसान आपको आके बोल देगा कि नहीं, बहुत सही प्रेडिक्शन दी। और कभी कभी क्या होता है कि एकदम गलत हो जाता है, पूरा 360 डिग्री ही डिफरेंट हो जाता है, तो फिर वो इंसान आपके पास आता नहीं है और नाम खराब होता है। सो इसीलिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि टैरो जो है वो आप प्रेडिक्शंस के लिए यूज मत करो, क्योंकि टैरो इज नॉट फ्यूचर प्रेडिक्शन का टूल, अनलेस यू आर सम साइकिक, अलग लेवल के साइकिक जो दूरदृष्टि है किसी के पास, जो देख सकते हैं। यूज इट एज अ गाइडिंग टूल। क्यों? क्योंकि जो टैरो है वो बेसिकली हमारे कर्मा के ऊपर बात करता है कि आपने पास्ट में क्या क्रिया किया, प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, और अगर ऐसे ही करते रहे तो फ्यूचर क्या, एक्सपेक्टेड फ्यूचर क्या है, प्रोबेबल फ्यूचर क्या है। मतलब इट्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी की क्या हो सकता है। जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, राइट? ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा, हिस्ट्री में क्या है कि पास्ट में लोगों ने क्या किया, किस एक्शन की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हो गया या वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, या किस एक्शन की वजह से कोई और रेवोल्यूशन आया। तो ये सारी चीजें हमको क्या बताती कि ऐसा एक्शन हुआ था, उसका जो आउटकम निकला वो ये निकला। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्ल हार्बर का एक ले लो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस वाज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड वॉर, लेकिन वो कूदा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और जापान के ऊपर उसने हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराया। क्यों? क्योंकि जब जापान ने उस पीरियड में पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था, जो कि यूएस में आता है। एंड उनका ऐसा हो कि हम जब इसमें पढ़ रहे नहीं है तो वाई आर यू अफेक्टिंग अस, तो सीधा यूएस कूद पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एंड पूरा ही तख्ता पलट कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सो ऐसे क्या होता है ना, इससे क्या हुआ कि अब आपने एक एक्शन लिया था जापान ने, जिसका आउटकम निकला कि उसको हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक झेलना पड़ा। वैसे ही हमारे जो पास्ट के एक्शन होते हैं और जो हम अभी कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे हमारा फ्यूचर, जो रीसेंट फ्यूचर होता है, एक होता है ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो आता है कुंडली में, कि आपका बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल या लाइफ कैसे रहेगी वो एस्ट्रोलॉजी बता देती है, विच इज बेस्ड ऑन योर कुंडली। लेकिन वो भी एक्चुअली आपके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से ही बनता है। आप पैदा किस वक्त कहाँ किस जगह पर होगे, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आपकी कुंडली ऐसी बनी, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इट्स डिसाइडेड कि पास्ट में आपने जो कर्म किए थे, उससे आपको अब इस जन्म में जो लेने वाले हैं जन्म, उसमें क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करनी है, उस हिसाब से ही आप जन्म लेते हो, और वैसे ही आपकी कुंडली बनती है। तो कुंडली भी एक्चुअली पास्ट कर्मा पे ही बेस्ड है, लेकिन वो ऐसे चीजों पे बेस्ड है जिसमें आप लाइफ लेसन लेते हो, क्योंकि आपने बड़े बड़े कर्मों का फल भुगतने के लिए आप आ रहे हो, चाहे अच्छा या बुरा।
वो पास्ट कर्मा पे बेस्ड है कि आपने क्या लाइफ लेसन लेना है। सो इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट जिसमें आप बता ही सकते हो कि तुम्हारी शादी लेट होगी, जल्दी होगी, तुम्हारी पढ़ाई इस तरीके की हो सकती है, तुम्हारा फाइनेंस इस तरह का हो सकता है, मैरिड लाइफ इस तरह की हो सकती है। ये ब्लूप्रिंट है जो लाइफ लेसन बता रहा है, बड़े बड़े मेजर इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो चीजें टैरो रीडिंग में भी है, लेकिन वो हमें कैसे समझना है ये प्रैक्टिस के थ्रू आता है। हाउ एवर टैरो रीडिंग मोस्टली किस बारे में बात करता है कि अभी क्या चल रहा है, अभी तुम क्या कर रहे हो, दैट इज माइनर इवेंट्स। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में भी आप उस चीज को देख सकते हो अगर आप हर मिनट का हिसाब रखते हो तो, कि आप क्या कर्म करने वाले हो। लेकिन एक ही चीज का डिफरेंस है कि मेजर लेसन्स में आप चीजें बहुत सारी चेंज नहीं कर सकते, वो लेसन्स आपको झेलने ही है और लेने ही है। प्रश्न कुंडली, यस। तो प्रश्न कुंडली में अभी अभी रिसेंट का तुमको सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन बड़े मेजर इवेंट्स जो जिसको आप चेंज भी कर सकते हो अपने एक्शन से, बट बड़े मेजर इवेंट्स जो होने हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपको लाइफ लेसन लेने ही लेने हैं। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो वो सही है या नहीं, उसको अगर मैं करते रहूंगी या करते रहूंगा तो क्या इफेक्ट आ सकता है, वो हम टैरो से भी देख सकते हैं, कुंडली से भी देख सकते हैं। टैरो से आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो अभी और आपने क्या किया है और अब क्या हो सकता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपने अपने एक्शन को चेंज कर दिया तो फिर आपका आउटकम भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं जो प्रोसेस फॉलो करती हूँ, मैं गाइडेंस का प्रोसेस फॉलो करती हूँ। आई डोंट टेल देम फ्यूचर। अगर किसी ने बोला क्या मेरा इस साल नीट क्लियर हो जाएगा, मेरे को अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, और अगर मैं प्रेडिक्शन में चली जाऊं कि मैं ठीक है मैं प्रेडिक्ट करती हूँ, और वो बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, और उसकी मेहनत के दम पे उसको नीट मिलने भी वाला था, अब मैंने उसकी रीडिंग कर दी कि हाँ हाँ तुम्हारा तो बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा, तो अब सामने वाले पर्सन क्या होगा कि मैम ने तो प्रेडिक्शन कर दी कि हो जाएगा, तो फिर उसका एक्शन वीक हो जाएगा। शायद हो सकता है वो पहले जैसे पढ़ रहा था वो पढ़े नहीं वैसे, तो जहां उसका एक्शन स्विच हुआ वहां उसका आउटकम भी चेंज हो जाएगा, और वो नीट में हो सकता है क्लियर नहीं कर पाया, तो फिर वो क्या बोलेगा कि मैम को गाली देगा कि अरे उन्होंने मेरा गलत प्रेडिक्शन किया, इसकी वजह से मैं फेल हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने उसको बता दिया रिजल्ट कि ये होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम जो कर रहे हो अगर ऐसा करते रहे तो होगा। अगर आप ये बता दो कि आप जो अभी एक्शन ले रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वो बहुत सही कर रहे हो, इसको कंटिन्यू करोगे तो होगा, तो क्या होगा, वो इंसान अभी कर्म में बंध गया कि ओके आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई एम ऑन अ राइट पाथ, तो अगर मैं ये करता हूं तो मैं हो जाऊंगा। तो इसका मतलब वो अपना कर्म स्टॉप नहीं करेगा। तो आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना है, आपको गाइड करना है। जो आपको एक्सपेक्टेड आउटकम मिल रहा है ऑब्वियसली वो कर्म के बेस पे मिल रहा है, तो आपको गाइडेंस देना है कि बेटा आप अगर ऐसे पढ़ रहे हो ना, ये बहुत पॉजिटिवली आप पढ़ रहे हो, आपका बहुत अच्छा आपने टाइम टेबल बना रखा है या टेक्निक यूज कर रहे हो, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो डेफिनेटली इस साल निकल जाएगा। वैसे ही सिमिलरली दूसरा अगर स्विच कर दो कि आप किसी की रीडिंग कर रहे हो और नीट का एग्जाम निकलेगा या नहीं, और आंसर आ रहा है नेगेटिव में, बहुत नेगेटिव में, अगर आप इसको बोल दोगे कि नहीं आपका तो नहीं निकलेगा, तो वो वैसे ही डिसअपॉइंट हो जाएगा कि जब निकलना ही नहीं है तो मैं पढ़ूं क्यों। वो डिसअपॉइंट हो गया, वो अपने एक्शन तब भी रोक देगा, वो मेहनत ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं मेहनत होने ही नहीं वाला है तो मैं क्यों मेहनत करूं। तब एक टैरो रीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको ये समझाना कि अभी आप जो कर रहे हो इस तरीके से अगर आपने पढ़ाई करते रहे, या आप जो भी पढ़ाई में चीटिंग कर रहे हो या लेजी बन रहे हो ये करते रहे, तो फिर आपका नीट क्लियर होना डिफिकल्ट दिख रहा है। लेकिन क्या गाइडेंस है, अब अगर आपको नीट क्लियर करना है तो क्या गाइडेंस है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दो व्हाट इज द गाइडेंस। अलग अलग स्प्रेड होता है, प्रॉब्लम रीजन सोल्यूशन का स्प्रेड होता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं निकल सकता है। आपने वो स्प्रेड लगा दिया, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा कहाँ गलती कर रहा है पढ़ाई में, तो देन गाइड करो कि तुम अभी ये कर रहे हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है,
रीजन, क्योंकि तुम ये चीज कर रहे हो, क्योंकि रीजन पे जो भी कार्ड आएगा उसको बताओ कि क्योंकि तुम ऐसे एक्शंस ले रहे हो, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर आता है सोल्यूशन। अब इसको स्विच कैसे करना, चेंज कर क्या करना। तो जो सॉल्यूशन पे कार्ड होगा उसके बेसिस पे आप उसको गाइडेंस दोगे कि आप अपने एक्शन को इस डायरेक्शन में चेंज कर दो, तो आपका नीट क्लियर हो सकता है। अदरवाइज जैसे आप अभी कर रहे हो वैसे में तो नहीं होगा। तब क्या होगा, एक प्रेरणा मिलेगी सामने वाले इंसान को कि ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, इसके थ्रू मुझे शायद नीट नहीं मिले, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा। गाइडेंस तो आया है कुछ कि क्या करना चाहिए, तो लेट मी फॉलो द गाइडेंस, तो वो कर्म नहीं रोकेगा। सबको समझ में आ गया? इफ यू अंडरस्टैंड देन से यस, कि आपको टैरो रीडिंग में करना क्या है और क्या नहीं करना है। फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करना है हमको, उनको गाइड करना है कि अभी क्या चल रहा है, ऐसा चलता रहा तो क्या होगा, तो इसको चेंज करने की जरूरत है क्या। पॉजिटिव आउटकम है तो चेंज मत करो, वेरी गुड, कंटिन्यू डूइंग व्हाट आर यू डूइंग। और नेगेटिव फ्यूचर आ रहा है कुछ, तो फिर आप बोलो कि आप कुछ गलत कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, लेट्स सी दैट। फिर गाइडेंस दे दो कि ये छोड़ के आप ये करो तो चीजें चेंज हो जाएगी। तो इसमें क्या है ना, आप गाइडेंस दे रहे हो, सो यूज टैरो एज अ गाइडिंग टूल, नॉट एज फ्यूचर प्रेडिक्शन टूल। एंड आई एम टेलिंग यू, देन ओनली यू विल बी एबल टू बी अ सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर। बिल्कुल भी फ्यूचर प्रेडिक्शन में दिमाग माथापच्ची करो ही मत, ठीक है? उसमें घुसो ही मत, क्योंकि आप ही अलग से स्ट्रेस में आ जाते हो कि मैं क्या बताऊं, अभी मैं क्या बताऊं, फिर आप कंफ्यूजन में चले जाते हो कि ऐसा होगा या नहीं होगा। आपने गाइड कर दिया, उसके बाद आपका भी रास्ता क्लियर हो गया और सामने वाला इंसान भी सही रास्ते पर चल गया, है ना? किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हो। मैंने अनम्यूट करने के लिए ब्लॉक कर रखा है। द रीजन इज कि वी हैव ओनली 1 आवर, तो हम ज्यादा डिस्कशंस नहीं कर सकते। आप अपने क्वेश्चंस बाय द टाइम भेज सकते हो उसमें। अब आते हैं कि हिस्ट्री क्या है टैरो की। तो पहले क्या होता था ना, टैरो जो है वो होता था प्लेइंग कार्ड्स। आपने प्लेइंग कार्ड्स खेले होंगे, ताश के पत्ते। प्लेइंग कार्ड्स को यूज किया जाता था, बहुत सारे लोग ना उसको यूज करके प्रेडिक्शंस करने लग गए, उससे गाइडेंस लेने लग गए। तो वहां से टैरो का शुरू हुआ कि क्या, और तब सिर्फ वही 56 कार्ड्स होते थे, ठीक है? अभी राइडर वेट में 78 कार्ड्स है, बट पहले लोग सिर्फ प्लेइंग कार्ड्स के 56 कार्ड्स के थ्रू ही ये करते थे, गाइडेंस लेते थे। उसमें जोकर होता है, पूरे 4 सूट्स होते हैं, उसमें 10 कार्ड्स भी होते हैं, ठीक है? सो उसके बेसिस पे वो लोग करते थे रीडिंग। उसके बाद क्या हुआ ना, आगे जाके 20th सेंचुरी में, यानी 18th सेंचुरी में लोग 15 to 18 सेंचुरी में ऐसा करते थे। फिर बाद में 20th सेंचुरी में यानी कि 90s के दशक में, 1990s के दशक में पहली बार जो है राइडर वेट टैरो डेक जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। और उसको क्रिएट किया था पैमेला कॉलमन स्मिथ ने। लेकिन फिर उसका राइडर वेट कैसे नाम पड़ा, डिजाइन पैमेला की है, बट क्योंकि जिसने पब्लिश किया था वो पब्लिकेशन के नाम के थ्रू हम लोग उसको नाम दे रहे हैं राइडर वेट टैरो डेक, ठीक है? और ज्यादातर लोग जितने भी टैरो रीडर है वो सबसे ज्यादा इसी डेक को यूज करते हैं। एंड क्योंकि ये डेक बहुत ही ज्यादा एलैबोरेटेड भी है और इजी टू अंडरस्टैंड है, पुराना डेक ही लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं नए से ज्यादा। मतलब मेरा भी फेवरेट अगर कोई है तो डिजिटल वर्जन भी आ गए टैरो डेक राइडर वेट के, बट आई यूज द ट्रेडिशनल वन क्योंकि मुझे वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। दे कनेक्ट विथ मी लाइक अ पर्सन, ठीक है? तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वो ही डेक यूज कर रहे हैं, बट उसके अलावा और भी बहुत से डेक्स अवेलेबल है हमारे आसपास, जिनको आप यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा इजी लगता है। इवन राइडर वेट टैरो डेक के ऐसे डेक भी आ गए जहां पे कार्ड की पिक्चर एंड नीचे आंसर लिखा हुआ है, वो भी यूज कर सकते हैं। इट्स बिकम वेरी इजी कि कार्ड का बेसिक मीनिंग आपको उसमें समझ जाता है। हाउएवर, एक चीज मैं आपको अच्छे से बता दूं, सिर्फ मीनिंग समझ लेना, कार्ड का मीनिंग समझ लेना इज नॉट एवरीथिंग। कार्ड का मीनिंग आप उठा के पीडीएफ निकाल लो कहीं से भी, आप वैसे ही समझ सकते हो, लेकिन हर कार्ड का जो मीनिंग है वो वैसा का वैसा नहीं रहता है।
ये इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है। जब आप कोई भी टैरो को यूज करते हो, इफ यू डोंट यूज योर इंट्यूशन, आप मोस्टली वो चीज को गलत रीड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी की रीडिंग करी, ठीक है, और वो इंसान रिलेशनशिप का कंसर्न लेकर आया है मेरे पास में। और कई सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते। कुछ लोग होते हैं जो बताने लग जाते हैं चीजें, और कुछ लोग होते हैं आप ही बताओ, ठीक है, और रिलेशनशिप के बारे में आप ही बताओ। अब अगर आपने स्प्रेड लगाया और उसमें निकल आया लवर्स का कार्ड, लवर्स के कार्ड का बेसिक मीनिंग आपने अगर समझ लिया और आप उसके बारे में बात कर रहे हो, जो भी लवर्स का कार्ड है पॉजिटिव बात कर रहे हो रिलेशनशिप के बारे में, और 2 मिनट के बाद जैसे ही आपने एक्सप्लेन करना शुरू किया तो सामने वाला बोलता है बट मैं तो मेरे पार्टनर से सेपरेटेड हूं और मैंने डिवोर्स फाइल किया है। अब क्या हुआ यहाँ पे? आपका कॉन्फिडेंस शैटर्ड, सामने वाला आपको फेक समझ रहा है, राइट? अब अगर आप ये चीजें अवॉइड करना चाहते हो तो सबसे पहले तो इंट्यूशन पे काम करना होता है। देन देर इज वन रीडिंग जो आपको अपने आप खुद से करनी होती है। जो वो बोल रहा है वो इंसान के बेसिस पे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको खुद से निकालने होते हैं, जो आपको मैं बताऊंगी आगे अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो कि कैसे इन चीजों से बचा जाए, कि कैसे आप किसी इंसान को जज कर पाओ कि क्या वो आपको टेस्ट करने आया है, क्या वो जो डिटेल्स बता रहा है वो सही डिटेल बता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एस्ट्रो सेज में कोई यूएस से मेरे साथ कनेक्ट हुए थे, उस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ मेरा टेस्ट ले रहा था, मेरे कार्ड्स पे मेरे को पूरा भरोसा है, लेकिन वो इंसान के साथ वो रेजोनेट कर नहीं रहा था क्योंकि वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा था और फोर्थ पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था। और मैं वो थर्ड और फोर्थ पर्सन के बारे में जितने भी कार्ड्स डाल रही थी वो बार बार एक ही आंसर आ रहा था। तो मैं तो अपना जवाब पे अडिग थी कि देखिए कैसा है कि मुझे मेरे कार्ड्स पे बिलीव कर रही हूं मैं, यही है उसका रिस्पॉन्स जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आपसे मैच नहीं कर रहा तो मैंने उसको बोला एक चीज कि आई विश कि वो पर्सन जिनकी आप रीडिंग करवा रहे हो वो होते यहाँ पे, तो मैं समझ पाती कि वो इंसान कैसे रेजोनेट करता है। आप उनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप उनका बाहरी व्यक्तित्व जानते हो, वो कैसे हैं वो खुद जानते हैं। आप उनको वैसे ही जज करोगे जैसे आप उनको देख रहे हो, आप वैसे जज नहीं करोगे जैसे वो है, क्योंकि उन्होंने अपना ट्रू सेल्फ आपको दिखाया है या नहीं दिखाया। तो फिर बोलता है नहीं नहीं मैम, अगर आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात। वो बोलता है आप मुझे बताओ वो लड़की का रिलेशन अपने फादर के साथ कैसा है। और जब मैंने उसको मेरे जो क्वेश्चंस है जब मैंने वो किया तो मुझे समझ में आ गया कि ही इज ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट और मुझे टेस्ट कर रहा है। तो मैंने फिर अपने तरफ से क्वेश्चन डाला और आई फाउंड आउट कि उसके तो फादर है ही नहीं, उसके फादर की डेथ हो चुकी है। 2-3 बार मैंने उसको कंफर्म किया, देन मैंने उसको जैसे ही ये चीज का जवाब दिया कि आप अगर फैब्रिकेटेड क्वेश्चन पूछेंगे जो क्वेश्चन का ये अस्तित्व ही नहीं है तो मैं कैसे आंसर दूंगी, तो वो इंसान भाग गया। मतलब लिटरली उसने चैट एंड कर दिया और उसने मुझे कोई बैड रिव्यू नहीं दिया। सो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, तो उनसे कैसे निपटना है ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कैसे आप समझो कि वो इंसान आपको टेस्ट करने आया है या जेन्युइन क्लाइंट है। फिर उसके बारे में आप उसके बारे में किस तरीके से जानो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, इंट्यूशन के बेस पे कैसे रीडिंग करो, लवर्स कार्ड को प्रॉब्लम की तरह कैसे देखो, आपको वो इंट्यूशन आएगी। ऐसे नहीं है कि आपने कार्ड स्प्रेड कर दिया और रैंडमली कोई भी कार्ड पिक कर लिया, नहीं। आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन लोग ना टैरो कार्ड के बहुत सारे ले रहे हैं क्लासेस, और फिर उसके बाद बोलते हैं अब आप टैरो कार्ड रीडर बन चुके हो क्योंकि आप टैरो कार्ड्स को समझ चुके हो। और लोग क्या करते हैं, ऐसे ही कार्ड्स पिक करने लग जाते हैं बिना किसी इंट्यूशन के, बिना किसी इंट्यूशन को डेवलप किए, बिना किसी एनर्जी से कनेक्ट किए, बिना किसी कार्ड से कनेक्ट किए वैसे ही करने लग जाते हैं। और फिर होता है गलत कार्ड आता है। अब जैसे मैंने एक इवेंट अभी ही बताया कि किसी ने आपके पास आया रीडिंग के लिए और रिलेशनशिप के बारे में पूछा और आपने लवर्स जो कार्ड पिक किया वो लवर्स कार्ड है, बट वो तो रेजोनेट ही नहीं करता उनकी सिचुएशन से। सो या तो आप समझ नहीं पा रहे कार्ड को, और या तो फिर आप इंट्यूटिव है ही नहीं, आपने रैंडमली कार्ड पिक कर लिया। इसका मतलब ये है कि आपने इंट्यूशन डेवलप नहीं की, इसलिए आपने गलत कार्ड पिक कर लिया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
कि सिर्फ कार्ड रीडिंग ना सीखो, आप साथ ही साथ अपने इंट्यूशंस को डेवलप करो। और ये ऐसी चीज है जो हर कोई कर सकता है। जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है वो हर इंसान में वो कैपेबिलिटी है कि वो कर सकता है। जो भी इस मोडालिटी में समझ के आता है वो ये चीज कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है कि टैरो एग्जैक्टली है क्या? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है आपको कि टैरो कार्ड रीडिंग एग्जैक्टली क्या है? अपने आप को बिल्कुल भी फॉर्च्यून टेलर की तरह मत प्रेजेंट करो, आप अपने आप को गाइड की तरह। मैम प्रैक्टिकल सेशन भी होंगे क्या क्लास में? यस, प्रैक्टिकल सेशंस तो होंगे ही होंगे। हम लोग रीडिंग्स भी करेंगे, ठीक है। और तब तक करेंगे जब तक हम लोग सारे डेक्स सारे स्प्रेड्स को अच्छे से समझ ना जाए। सो प्रियंका हैज ऑलरेडी ज्वाइंड दिस कोर्स विदाउट दिस वेबिनार, ठीक है। तो उन्होंने प्रोफेशनल कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन किया है। सो हम लोग वो सारी चीजें सीखेंगे। नाउ हम आते हैं वॉन्ट्स के कार्ड पे। सो देखिए, कार्ड्स जो है जो 78 कार्ड्स है उसमें मेजर और माइनर आर्काना कार्ड्स है, ठीक है। 22 मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं एंड 56 माइनर आर्काना कार्ड्स होते हैं उसमें, राइडर वेट टैरो डेक में। मेजर आर्काना कार्ड्स आपके जो होते हैं वो लाइफ लेसन्स को लेकर गाइडेंस देते हैं। तो जब भी आप रीडिंग करते हो और आपके मेजर आर्काना के कार्ड्स आते हैं तो आपको वो समझना है कि यहाँ पे क्या लेसन आ रहा है, इस सिचुएशन में ये मेजर आर्काना कार्ड आया है तो ये क्या लाइफ लेसन दे रहा है। प्लस दूसरा होता है माइनर आर्काना। नाम से ही समझो, माइनर आर्काना का मतलब ये नहीं है कि उसकी इंपॉर्टेंस कम है, उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं है। वो बेसिकली आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, छुटपुट चीजें जो चल रही है, इवेंट्स क्या चल रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हो, आपके एक्शन क्या चल रहे हैं, उसके बारे में बात करता है। सो उसमें से 4 सूट्स होते हैं उसमें, ठीक है। वॉन्ड्स होता है, स्वॉर्ड्स होता है, कप्स होता है और पेंटिकल्स होता है। और ये चारों अलग अलग एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं। उसमें हम लोग वॉन्ड्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो मेजर आर्काना के अलावा जो माइनर आर्काना है 56 कार्ड्स, उसमें जो वॉन्ड्स है उसका जो एलिमेंट होता है वो फायर एलिमेंट होता है। कैसे फायर? किससे आग किससे लगती है? लकड़ी से। लकड़ी का यूज होता है वो आग लगाने के लिए, वैसे याद रखो, ठीक है। तो वॉन्ड्स का एलिमेंट क्या हो गया? फायर एलिमेंट हो गया। मैं ऐसे याद रखती हूँ, आपको जैसे याद रखना है वैसे रख सकते हो। वॉन्ड्स का एलिमेंट होता है फायर एलिमेंट। इसका मतलब कि जब भी आप कार्ड्स रीड करोगे वॉन्ड्स के, तो आपको जो गाइडेंस मिलेगा वो फायर एलिमेंट का मिलेगा। फायर एलिमेंट क्या होता है? बहुत ही ज्यादा एक्टिव। आग कैसे एकदम लगती है तो बस धधकना शुरू हो जाती है, फैलना शुरू हो जाती है, बहुत स्विफ्ट फैलती है, राइट। तो आग का जो नेचर है वॉन्ड्स का वो नेचर है। आग कैसी होती है? गर्म भी होती है, एक्टिव भी होती है। एक्टिव होने पे एक्शन बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा वो क्रिएट भी करती है और डिस्ट्रक्ट भी करती है, ठीक है। आग का इस्तेमाल आप क्रिएशन में भी कर सकते हो और डिस्ट्रक्शन में भी कर सकते हो। आग अगर कंट्रोल्ड आग है या आग का इस्तेमाल आप कुछ क्रिएट करने के लिए कर रहे हो, या सिर्फ एग्जाम्पल लो खाना बनाने के लिए आप कंट्रोल में रख रहे हो उस एलिमेंट को, तो एक ब्यूटीफुल सी डिश तैयार हो जाएगी, ठीक है। यू हैव यूज्ड दैट फायर एलिमेंट टू क्रिएट समथिंग ग्रेट। बट वहीं अगर वो आग ऐसे ही लगा दो आप, तो वो आपके खाना क्या पूरे घर को जला देगी। छोड़ दो उस आग को, अनअटेंडेड अनगाइडेड छोड़ दो आग को, और वो आपके घर को तहस नहस कर देगी। सो मेजर आर्काना के ये बहुत सारे एलिमेंट्स जो है उसमें से ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव बताए। तो जब हम लोग रिवर्स कार्ड रीडिंग भी करते हैं ना, तो उसमें हम फिर उसके नेगेटिव एलिमेंट्स को भी देखते हैं। तो हमें जब भी हम सीखेंगे तो हर एलिमेंट का पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड दोनों ही सीखेंगे, ठीक है। तो अभी वॉन्ट्स का जैसे मैंने बता दिया, तो अगर ये पॉजिटिव है तो आप क्रिएटिव पर्सन हो, विल पावर है, स्ट्रोंग है, बहुत एनर्जेटिक है। और अगर ये नेगेटिव है तो टोटली ऑपोजिट, यू विल डू डिस्ट्रक्ट। आपकी विल पावर हिली हुई है और आपकी एनर्जी आप गलत जगह पे लगा रहे हो, बिना सोचे समझे लगा रहे हो। ये उसका रिवर्स साइड हो गया।
एलिमेंट का मतलब समझ में आया आपको? वॉन्ट्स का जो एलिमेंट है फायर एलिमेंट, आपको समझ में आया कि व्हाट इज फायर एंड व्हाई फायर is destructive and why fire is constructive as well? If yes, then say yes. ठीक है। नाउ आते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स पे। ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं आपको फोटो भी शेयर करूंगी। यस, दिख रहा है आपको ये वॉन्ड्स दिख रहा है, ये कार्ड्स दिख रहे हैं आपको? 10 कार्ड्स है वॉन्ड्स के। इफ यस देन से यस। ठीक है। सो उसमें आप इस पे फोकस करिए। ठीक है, फर्स्ट वाला द एस ऑफ वॉन्ड। दिख रहा है वॉन्ड कैसे? समझ में आ रहा है? ये सबके पास क्या है? स्टिक्स है। ये सारी जो है ना, ये लकड़ियां, ये सारी वॉन्ड्स है। ठीक है, ये सारी स्टिक्स है। उस पे अब आप ये फर्स्ट वाले पे जाकर देखो। ये फर्स्ट जो कार्ड है दैट इज एस ऑफ वॉन्ड। ये क्या बताता है? सबसे पहले तो ये बताता है कि वॉन्ड है और कुछ तो एक गॉडली हैंड आ रहा है, बाहर निकल रहा है, एक बादलों से हाथ आ रहा है और गॉडली हैंड आ रहा है और ये वॉन्ड को दिखा रहा है। ठीक है। सो इससे ये हम कैसे समझेंगे? उसके साथ साथ देखो कि यहाँ पे पहाड़ भी है, प्लांट्स भी है, रिवर भी है, लेकिन बैक साइड थोड़ा सा ग्रे भी है। तो आपको इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट दोनों ही दिख रहे हैं। नेगेटिव एलिमेंट क्या है इसमें कि अगर ये कंट्रोल में नहीं है तो ये खराब हो सकता है। हाउएवर द रियल मीनिंग ऑफ द कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड, मतलब एस मतलब वन। वन इज द नंबर जो बिगिन करता है नंबर को। ठीक है, जीरो को आप हटा दीजिए तो नेचुरल नंबर्स जो है, नेचुरल नंबर्स में नंबर वन इज द बिगिनिंग ऑफ द नंबर स्केल। ठीक है। सो ये क्या बताता है? न्यू बिगिनिंग, समथिंग इज गोइंग टू बिगिन। ऐसा कुछ बिगिन होगा जो आपको एक क्रिएटिव तरीके से आगे लेकर जाएगा। साथ ही आपको कुछ एक्शन लेने का मौका मिलेगा। कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहां पे आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिवली एक्टिव रहेंगे। ये इस कार्ड को हम वैसे समझते हैं। तो देन अगर आप टू ऑफ वॉन्ड्स पे जाए यहाँ पर, तो दिख रहा है दो कार्ड्स हैं। सो सबसे पहले क्या हुआ? अगर हम लोग एक तरीके से सोचते हैं कि ये हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है या एक आइडिया है, कुछ तो भी नया शुरू हुआ है। अब क्या करोगे? आप उस अपॉर्चुनिटी या उस आइडिया के साथ खड़े होके प्लानिंग करोगे। सो टू, नंबर टू, टू जो है टू ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि दो स्टिक्स है, ये क्या बता रहा है? ये एक इंसान है, उसके हाथ में आइडिया है और उसके पास में एक्टिव भी है वो, क्योंकि वॉन्ड्स है उसके हाथ में, और उसने स्टेबलाइज करके रखा है अपने थॉट्स को, प्लानिंग कर रहा है वो, और वो कहीं दूर देख रहा है। मतलब इस अपॉर्चुनिटी या इस आइडिया के बेसिस पे वो प्लान कर रहा है कि अब इसको कैसे रियलिटी में कैसे ढाला जाए। अगर ये कोई आइडिया था, सपोज बिजनेस आइडिया है, तो अब वो बिजनेस आइडिया उसको एस ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि बिजनेस आइडिया है। नाउ ही विल स्टार्ट थिंकिंग कि इस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। अब ये प्लान कर रहा है। प्लानिंग और साथ ही साथ ये दो वॉन्ट्स जो है वो सपोर्ट भी बता रही कि एक्टिव भी है इंसान और वो एक्शन लेगा। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है। ये हमारा हो गया लाइफ लेसन नंबर 2। पहले तो अपॉर्चुनिटी, देन प्लानिंग। देन क्या हुआ? उसने प्लानिंग लेके कर लिया, एक्शन भी ले लिया क्योंकि वॉन्ट्स है। तो एक्शन लेने के बाद उसको सक्सेस भी मिल चुकी है। ठीक है, उस एक्शन पे। देन अब वो क्या सोच रहा है? थ्री ऑफ वॉन्ट्स में ये वन और टू जो वॉन्ट्स है, ये एक वॉन्ट दिख रही थी, यहाँ पे टू वॉन्ट्स है पीछे उसके, मतलब ये उसने अचीव कर लिया है। इतना उसने अचीव कर लिया इस प्लान को एग्जीक्यूट करके। अब वो तीसरी वॉन्ट पकड़ के खड़ा है और बहुत दूर देख रहा है। मतलब अब वो एक्सपेंशन के बारे में सोच रहा है कि अब इस आइडिया को और कैसे एक्सपेंड किया जाए। ठीक है। सो थर्ड ऑफ थ्री ऑफ वॉन्ट्स इज अबाउट एक्सपेंशन, कि कुछ तो भी आप क्रिएट किया आपने, अब उसको एक्सपेंशन पे ध्यान दो। उसने एक्सपेंशन पे ध्यान दिया और एक्शन भी ले लिया। एक्शन लेने के बाद में उसको मिली विक्ट्री, स्टेबिलिटी आ गई उस एक्शन पे। तो ये फोर ऑफ वॉन्ट्स क्या बताती है? स्टेबिलिटी। कभी भी कोई घर भी बना होता है तो चार पिलर पे बना रहता, तीन पे नहीं बना रहता। सपोर्ट चाहिए होता है उसको चार पिलर्स का। एक कमरे को
चार पिलर्स का कम से कम सपोर्ट चाहिए होता है। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स वो सपोर्ट दिखा रही है कि तुमको सपोर्ट भी मिल गया, एक्सपेंशन भी कर लिया, इसीलिए अब स्टेबिलिटी आ गई है, एंड नाउ यू आर सेलिब्रेटिंग इट। ये सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। तो नाउ यू आर सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस। साथ ही साथ जब आप ये सेलिब्रेशन करते हो तो ये चीज को आपको मेंटेन करना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जब आप सक्सेस भी पा लेते हो तो कई बार आपके पास में डिस्ट्रैक्शन भी आता है, नेगेटिव फोर्सेस भी आती है जिससे आपको लड़ना होता है। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स वो बता रहा है। आर्ग्यूमेंट्स, अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो और चार लोगों के साथ काम कर रहे हो, यहाँ पे ये इंसान अकेला था, थ्री ऑफ वॉन्ट्स तक अकेला था, बट यहाँ पे दो लोग हो गए। पार्टनरशिप और वेडिंग भी बताता है, बाय द वे ये वेडिंग कार्ड भी होता है। एंड इसमें और भी लोग, कैसल भी दिख रहा है, बहुत सारे लोग इसमें अब इन्वॉल्व हो गए हैं क्योंकि आपने एक्सपैंड कर लिया है। इस एक्सपेंशन के बाद अब एक इंसान अपने कर्म पे और अपने थॉट पे अकेले एक्शन लेता है, बट जब आप लोगों से जुड़ते हो, आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहां पे अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यूज आते हैं। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स उसको बताता है कि डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, पॉइंट्स ऑफ व्यू मैच नहीं हो रहे, लड़ाई झगड़ा, कि तुम्हारा सही नहीं है मेरा सही नहीं, लेकिन फिर भी देखो कि सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में भी देख रहे हैं। इस कार्ड में हर इंसान अलग अलग डायरेक्शन में देख रहा है और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बस लेके भिड़ा हुआ है। किसी का भी फोकस एक जगह पर नहीं है, सबका फोकस हिला हुआ है। तो ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स ऐसे आपको बताता है कि अब ये इंसान के साथ में बहुत सारा डिसएग्रीमेंट्स हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ वो परेशान हो रहा है और आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है, उसके साथ लड़ रहा है। तो दो चीजें हो सकती है इस चीज में, या तो आप जीत गए, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, या तो आप जीत गए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सबने मान लिया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, और अब सबके सब सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में देखो, एक वॉन्ड आपने ली है मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जीत चुका है, और बाकी के पांच वॉन्ड्स आपको फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जीता है और बाकी के लोग भी आपके साथ अग्रीमेंट में है कि ठीक है, यू आर राइट, एंड नाउ दे आर फॉलोइंग यू, सो इट शोज विक्ट्री एज वेल, कि इस सिचुएशन से अब आप विक्टोरियस होके निकले हो। हाउएवर दूसरा एक इवेंट ये है, इसमें से दो चीजें हो सकती है, क्योंकि ये आइडिया आपका था, तो अब ये लोग अगर डिसअग्रीमेंट में है तो या तो वो मान जाएंगे या तो नहीं मानेंगे, बट ये आइडिया आपका है, क्रिएशन आपकी है। तो अब आप क्या कर रहे हो, पूरी डेडिकेशन के साथ इनके अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हो, मतलब चीजें आपके अगेंस्ट है, पर आप अपना एक्शन नहीं खो रहे हो। आप अपने आप को बहुत डटे हुए हो उनको समझाने के लिए, चाहे कितने भी डिसअग्रीमेंट्स क्यों ना हो। इस चक्कर में आपसे एक गलती होती है कि आप उसके जूते देखो, एक जूता जो है वो ऊपर तक है और दूसरा जूता अलग है, मतलब अलग अलग जूते हैं। तो इसमें ये कार्ड ये भी बताता है कि जब आप दूसरों के अगेंस्ट, दूसरों को अपने जो आपके अगेंस्ट है उनको अपने तरफ करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हो, इतना ज्यादा वेस्ट करते हो अपनी एनर्जी, तो उससे आपका ही कंसंट्रेशन हिल जाता है। तो डू यू वांट टू डू दिस, देन आप चूज करते हो कि डू यू वांट टू डू दिस और नॉट। अगर आपने चूज किया कि नहीं मुझे ये नहीं करना, तो फिर आप आगे बढ़ जाते हो, आपका एक्शन आगे बढ़ रहा है, आप उस मूव, उस चीज से, उस सिचुएशन से आप आगे बढ़ गए, उस जगह से आगे बढ़ गए, उन लोगों से आगे बढ़ गए, और आप अभी आगे की तरफ ग्रोथ कर रहे हो उस चीज को छोड़ के। बट अगर आपने ये नहीं किया और आप इन सब से लड़ते रहे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम आती है जहां पे आप थक चुके हो, आप लड़ लड़ के पूरी तरह से परेशान हो चुके हो, आप चोट लग चुकी है आपको, मतलब आप इतना ज्यादा आप इन लोगों से अफेक्ट हो चुके हो। व्हाई? बिकॉज यू डिड नॉट चूज टू मूव ऑन, यू चोज टू फाइट विद देम। तो अब आप पूरी तरह से थक चुके हो और लड़ लड़ के इतना थक चुके हो कि अब आप में हिम्मत ही नहीं है कि आप लड़ो। तो अब आपको क्या करना है, जब आप थक चुके हो तो आप क्या करोगे, उन लोगों के साथ अग्रीमेंट में चले जाओगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये जो ऊपर का है, वन ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स के बाजू में, कि अब आप उनके हिसाब से अग्रीमेंट में चले गए, आपने अपनी पावर लूज कर दी, एंड नाउ आप उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पॉइंट ऑफ व्यूज को कैरी करके आगे बढ़ रहे हो, एंड दैट्स वाई आप आगे कुछ भी नहीं देख पा रहे हो। जो एक इंसान यहाँ पे ग्रोथ देख पा रहा था, जो एक्सपेंशन कर पा रहा था, उसका विजन ही ब्लॉक हो गया। उसके सामने अब वो देख ही नहीं पा रहा है कि आगे क्या है, उसकी एक तो नजर नीचे है,
और सामने डिस्ट्रैक्शन है वो सारी वांट्स की, उसको आगे सक्सेस देखने ही नहीं दे रही। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी करके वो चल रहा है, तो वो सक्सेस कैसे, जो उसने यहाँ क्रिएट किया था वो अब उसको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? किसी को यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो चैट पे। ये बहुत ही बेसिक स्टोरी फॉर्म में मैंने आपको बॉन्ड्स को समझाया है कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस मैन। एक पर्सन को अगर आप ले लो, तो अब मैं आप लोगों को मेरे पास 9 पार्टिसिपेंट्स है, 10 कार्ड्स है। मैं एक एक इंसान को अभी अनम्यूट करवाऊंगी और मैं उससे एक एक जो मेजर और आर्काना के, सॉरी माइनर आर्काना जो है बॉन्ड्स के कार्ड्स, उससे रिलेटेड एक इवेंट पूछूंगी। सो सबसे पहले आशिता, आशिता आई वांट यू टू अनम्यूट योर सेल्फ एंड इफ पॉसिबल कैन यू शो अप वीडियो में, इफ नॉट देन इट्स ओके। सो नाउ लेट्स सी आशिता। आशिता, मैं आपसे एस ऑफ वॉन्ड का क्वेश्चन पूछूंगी। एस ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट आइडिया या अपॉर्चुनिटी। ऐसा कभी कोई आइडिया या अपॉर्चुनिटी सडनली आपके पास आया है, या आपने कुछ आइडिया आया है, आपने सोचा वाह व्हाट एन आइडिया, या ऐसी अचानक से अपॉर्चुनिटी आ गई व्हेन यू वर लुकिंग फॉर समथिंग? एनी टाइम इन योर लाइफ, जस्ट गो बैक इन योर पास्ट। आ, ऐसे आइडियाज तो बहुत आते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। यस, लेकिन आइडियाज आए हैं। हाँ, आए तो है आइडियाज। आए हैं। नाउ आप ही से दूसरा एक क्वेश्चन पूछ लूं, बाकी फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी। टू ऑफ वॉन्ट्स, टू ऑफ वॉन्ट्स इज ऑल अबाउट प्लानिंग। हाउ मच हैव यू प्लान्ड फॉर द आइडिया? कभी ऐसा हुआ है कि आपने प्लानिंग भी की है कि ये आइडिया मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँ? हाँ, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दूँ मैं, इफ यू आर ओके। लाइक यस। मैं, मेरे हस्बैंड को परफ्यूम बनाना बहुत पसंद है, तो वो बनाते थे, वो सीखे, लेकिन उसके आगे मैंने सोचा कि मैं करूंगी। तो उसके लिए मुझे बहुत अलग अलग चीजें चाहिए थी। तो वो दिमाग में आता है, लेकिन वैसे चीजें मिलनी चाहिए मुझे। हाँ। वैसे ढूंढी मैंने, लेकिन उसमें से मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत कम मिली। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई एम लुकिंग फॉर अ नाइस बॉटल, तो बॉटल मिली मुझे, लेकिन जैसी चाहिए थी वैसी नहीं मिली वैसे। यस। तो जो तो भी मैं प्लान करती हूँ वो सब हवा हो जाता है कभी ठीक कभी। है, लेकिन क्या उस जो भी आपने प्लानिंग की थी, जितना भी आपको मिला, आपकी प्लानिंग के हिसाब से जितना भी आपको मिला, क्या उससे आपको सक्सेस मिली? सक्सेस, हाउ वी कैन डिफाइन सक्सेस? बहुत सक्सेस नहीं, मतलब जितनी जो सोची थी बस एक्सपेक्टेड। थोड़ी बहुत। एक्सपेक्टेड से कम मिली, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मिली। तो क्या मैं फिर वो सक्सेस मिलने के बाद आपने थ्री ऑफ वॉन्ट्स के जैसे कार्य किया कि अब आप सोचो कि ये थोड़ी जो सक्सेस मिली है इसको कैसे एक्सपेंड किया जाए? हाँ, वो बहुत सोचती हूँ मैं। थोड़ी बहुत आइडियाज आती है, थोड़े बहुत फ्रेंड्स भी हेल्प करते हैं कि तू ऐसा कर ऐसा कर। लेकिन वो करने को चाहते तो मुझे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती है। रुकावटें आती है, इसका मतलब फाइव ऑफ वॉन्ट्स आ जाता हाँ। है ना? ठीक है, तो हाँ। चलो आपको एस ऑफ वॉन्ड एंड टू ऑफ वॉन्ड मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नाउ गायत्री बनकर, एस ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ वॉन्ड के बाद आता है थ्री ऑफ वॉन्ड। कैन आई सी यू? हम्म। हाँ। एक एक मिनट। हाँ, ठीक है, एक बढ़िया। एक मिनट रुकिए। तो हाँ। अभी एस ऑफ वॉन्ड और टू ऑफ वॉन्ड समझ में आया कि एक आइडिया हाँ। है या अपॉर्चुनिटी आई, और उसके हाँ, बारे में प्लानिंग हमने करके प्लान किया। एग्जीक्यूशन किया ना। हाँ। आपने क्या ऐसा कुछ किया है? वन और टू को मिलाकर बताओ कि क्या आपने ऐसा कुछ किया, आइडिया और उस पे काम, प्लानिंग करके हाँ, काम। जब जब मैंने जॉब छोड़ा आपके साथ 2016 में, उसके बाद मैंने कुछ समय तक तो सर्च किया मार्केट, कुछ अपनी एबिलिटी कि मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, और कुछ अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टीज कि मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास रिसोर्सेज क्या क्या है और मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद बिजनेस भी सर्च किया कि कौन कौन से कर सकती हूँ। उसके में मुझे फिर एक बिजनेस अच्छा लगा कि मैं रेशम का काम कर सकती हूँ, तो ये कि आइडिया कुकून था बनाने आपका। से लेके मैं कपड़े बनाने तक कर तो ये सकती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड हुआ, आइडिया आया। हाँ, एस फर्स्ट ऑफ वॉन्ड। आइडिया आया मुझे, और काफी सेकेंड। सर्च करने के बाद। हाँ, हाँ। सेकंड मैंने प्लानिंग की, जगह चूज की,
उसके बाद दूसरों के शेड्स जाके देखे, एकदम बेसिक, मतलब कपड़ा बनाना चौथा स्टेप है। 4 स्टेप्स है हमारे रेशम के बिजनेस में। सबसे पहला है कुकून बनाना। तो फिर मैंने प्लानिंग कर किया, पूरा पेपर प्लानिंग। पेपर प्लानिंग करके बाद एग्जीक्यूशन, कि मैंने पहले पूरा जमीन साफ करवाया, उसमें खाद डलवाया, बोरवेल करवाया, तालाब खुदवाए। फिर पूरा खाद डालने के बाद बरसात का इंतजार किया, कलमें मंगवाई। उसमें भी काफी वेराइटीज होती है, 5 वेराइटीज। उसमें से V1 5 लगाना था, V1 लगाना था। 5 वेराइटीज होती है V1 में, मलबेरी में। वो लगवाई, तो ये टू बढ़वाया। ऑफ वांट्स के सारे कार्य आपने किए ना हो? लगाने के बाद कंपनी बनाई। हाँ। घर, हाँ, फिर उसके लिए घर भी बनाया। कि मैं वहां जाती थी तो मैं बीइंग अ लेडीज, मुझे वॉशरूम जाने की भी तकलीफ होती थी। और हम्म। जाना तो था, वर्क प्लेस बन गया था वो मेरा। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे घर बनाया वहां। घर बनाने के साथ साथ कंपनी बनाई। कंपनी का कंस्ट्रक्शन अभी 10% बाकी है। मैंने से काम रुका हुआ है मेरा भी। तो तो ये इतना जो है, मतलब अभी टू ऑफ वांट्स तक हो गया, थ्री ऑफ वांट्स एक्सपेंशन जो है उसके हाँ, बारे में आप सोच रहे हो, अभी वो एक्शन में आने का है। आने का है। ठीक है। आने का चलो है, हाँ जी, नाउ वहां रुक प्रिया। गई हूँ मैं। हाँ, नाउ प्रिया शर्मा विल टेल मी फोर ऑफ वांट्स कि आपने एक्शन भी ले लिया और उसमें आपको सक्सेस मिल गई, ऐसा कोई इवेंट। कैन आई सी? मैम या 1 minute. या मैम आई थ्री विजिबल, आई एम ऑफ सॉरी. वांट्स तक आपको समझ में आया होगा ना कि क्या चल रहा है। अब फोर ऑफ वांट्स जो आपने कर लिया, ऐसा ही कुछ तो आपने कर लिया, उसमें आपको सक्सेस मिली क्या? फोर ऑफ वांट्स। मैम सक्सेस आई वुड टेल, द काइंड ऑफ सक्सेस दैट आई वाज वांटिंग वो मुझे मिली है. बट स्टेबिलिटी। और मुझे करना है. सो आई स्टार्टेड विथ एन आइडिया ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट. So I was a very creative person before I started my corporate, and then after five, not five, after 6-7 साल बाद मुझे फिर से वो थॉट आया कि आई शुड डू इट. सो मैं कब करती हूँ, जब मैं आई स्लीप ओवर एंड इफ आई हैव दैट थॉट इन द मॉर्निंग अगेन, देन आई विल डू दैट. ओके। वो क्या वो आपको उसमें स्टेबिलिटी मिली है? स्टेबिलिटी मैम, इट इज बिकमिंग एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम along with my salary, which is not equal to my salary, way less than that, but आई एम होपिंग कि वो वहां तक पहुंच जाएगी जब हाँ। तक जितनी मेरी सैलरी है. यस, हाँ, लेकिन स्टेबिलिटी तो आई है। स्टेबिलिटी आई है मैम. स्टेबिलिटी आई है तो आई उसको देयर वाज अ नंबर। टाइम वेयर आई कुड नॉट सेल अ सिंगल प्रोडक्ट. अभी मेरे पास टचवुड आई गेट रिपीट कस्टमर्स की मैम आपका वो प्रोडक्ट हमें वापस चाहिए. हम्म। तो आई फील गुड. दैट्स नाइस। तो ये हाँ, हो गया स्टेबिलिटी, मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि यू हैव क्रिएटेड समथिंग, यू आर सेलिब्रेटिंग योर एक्शन। ठीक है। राइट. नाउ पारुल मैम विल टेल मी कि आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपके मन में कोई आइडिया आया या अपॉर्चुनिटी आई और फिर उसके बाद में लोगों के डिसएग्रीमेंट्स आ गए कि ये नहीं करना चाहिए, फाइट करना पड़ा है आपको लोगों से? एक मिनट। हाँ। Yes, I was working in a school ना, तो फिर उस समय because of my father-in-law's health and my son's health, everything was deteriorating at home. हम्म। So there were little fights and that thing कि तुम्हारे काम की वजह से ये लोगों का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है या देख नहीं पा रहे. You are because you're working, they are getting यस। neglected. तो So कुछ that तो was वो one. एक अपॉर्चुनिटी होगी, फिर एक कोई आइडिया अगर आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो एंड पीपल आर इन इधर इन डिसएग्रीमेंट्स, और अगर आप उन किसी के साथ काम हो रहे हो तो उनके साथ डिसएग्रीमेंट्स, दोनों में से एक चीज। अगर लोग आपके साथ काम कर रहे हो तो उनके साथ डिसएग्रीमेंट्स, या फिर आप काम कर रहे हो, आप अपने आइडिया पे काम कर रहे हो और आपके आसपास के लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं कि दे आर सेइंग कि दिस इज नॉट करेक्ट, व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड डू। नहीं। ओके। सो वेन एवर फाइव ऑफ बॉन्ड्स इज ऑल अबाउट दैट कि अगर आपको डिसएग्रीमेंट्स फेस करना पड़ता है अपने आइडिया के ऊपर या काम के ऊपर, तो एक जो आपने इवेंट बताया वो उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, योर वर्क एंड फैमिली का डिसएग्रीमेंट। देन व्हाट डिड यू डू? डिड यू फाइट बैक और डिड यू लिसन टू देम? No, I did resign at that time. ओके, सो यू एक्चुअली चोज, थोड़ा भी फाइट बैक नहीं किया?
Hey, because I also felt that this was a time because I spend the amount I'm earning at home to keep a maid to look after my father-in-law, which would be the same as my salary, or I resign and I'll be able to supervise also. And this was again an idea, ace of wands, कि what should I do, and that is your idea कि अगर मैं क्यों फिर जाऊं और मेहनत करूं जब उतना ही पैसा खर्च होने वाले हैं घर पे, एंड एक्स्ट्रा एफर्ट वैसे भी जा रहे हैं, तो एस ऑफ वॉन्ट्स तो बहुत आते हैं। यस। तो ये हो गया 5 of wands किसी की। नाउ नेक्स्ट मनीषा। मनीषा, मैंने आपका किया है क्या? मनीषा, कैन आई सी यू? हाँ मैम, यस मैम, इज इट ओके इफ आई कैन आई? डोंट टर्न ऑन द हाँ वीडियो? हाँ, इट्स ओके। सो आपकी लाइफ यस में कभी ऐसा हुआ है 5 of wands की सिचुएशन कि आपने कुछ क्रिएट किया या आपने कुछ आइडियाज लिए और फिर उसके बाद में आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो लेकिन लोगों के डिसएग्रीमेंट्स आपको फेस करने पड़े? मैम, ऐसा बहुत बार होता है ओके। एंड अभी भी हो ही रहा है, बट आई हैव समवेयर इन दिस ईयर स्पेशली आई हैव लर्न टू टेक अ स्टैंड एंड डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद आई हैव नाउ अंडरस्टूड कि क्या सही है क्या गलत है, एंड आई हैव तो लर्न टू लाइक मूव ऑन। तो स्टैंड आप कैसे ले रहे हो? 7 of wands के जैसा जो खड़े होके लड़ रहा है या 8 of wands के जैसा जो आगे बढ़ रहा है? नहीं, अभी 8 ऑफ वॉन्ड्स के जैसा। वेरी गुड। सो यस आपको समझ में आया 7 of wands और 8 of wands का मतलब? कि अगर आप अपने स्टैंड अगर आप ले रहे हो और इस तरीके से ले रहे हो कि नहीं सबको मानना ही चाहिए, सब मेरी बात सुनना ही चाहिए, अब मेरे अग्रीमेंट में ही आने चाहिए, तो देन आप उनसे किसी भी तरीके से इमोशनली या किसी भी तरीके से फाइट कर रहे हो कि अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड मी, प्लीज अंडरस्टैंड मी, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड। तो इधर नहीं, दे ऐसा विल नहीं होता है मैम, अंडरस्टैंड और दे अभी विल मैं नॉट। एकदम फर्मली स्टैंड लेती हूँ। यस। यस यस, So दिस इज you द केस मैम। second 8 of wands ki when you don't waste your energy in fighting with them and making them into agreement, but आप जा रहे हो आगे कि this is my idea, यस I want to execute this and I am going to move. So that is 8 of एग्जैक्टली, wands. ठीक है? यस Very मैम। nice. So 5 of wand and 8 of wand is currently happening right आपके साथ, right? यस यस। Great. Majida ma'am, can I see you? यस। यस। अब आप मुझे बताएंगे 6 of wand, ऐसा कभी हुआ है आपके लाइफ में कि आपके कोई आइडिया आया या कोई अपॉर्चुनिटी आई, फिर आपने डिस्कस किया है घर पे या आपके आसपास के लोग आपका सपोर्ट करने लगे, आपने उनको समझाया और वो समझ गए और आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप वो चीज कर पा रहे हो और वो आपको साथ साथ में आपके उस चीज को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं? हाँ, जब मैं प्रिंसिपल थी that time, every time some idea or some initiation for any celebration I used to have, and the whole team used to Will support. follow you. Yeah, So yeah. that is 6 of wands. उसकी एनर्जी वैसी है. Why Okay. am I asking these questions? So that you can relate that card with that event. अगर Yeah. आप किसी इवेंट से कार्ड को रिलेट करते हो तो कार्ड ज्यादा इजीली याद रहते हैं. अब क्या आप 6 of wand भूलोगे? नहीं। नहीं ना. समझ रहे हो? अभी आप 6 of wand नहीं भूलोगे क्योंकि आपको पता है कि 6 of wand का मतलब ये है, तो इसका मतलब मुझे सपोर्ट मिल रहा है एंड पीपल आर फॉलोइंग मी, आई एम विक्टोरियस, एंड लोग जो है सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. Right. तो अब आप ये भूलोगे नहीं क्योंकि आपने एक इवेंट से उसको कनेक्ट कर दिया. दैट्स Right. हाउ वी शुड लर्न कार्ड्स. अपने इवेंट्स के साथ कनेक्ट करो. सारे कार्ड्स का आप देखोगे, अगर आप ज्वाइन करते हो आप देखोगे कि सारे कार्ड्स के इवेंट्स आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आए हैं, एंड अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर गए आप कभी उसका मीनिंग नहीं भूलोगे. Right. नाउ नेक्स्ट इज मुबीना. कैन आई सी यू? यस. So, एक मिनट. हाँ, तो मुबीना विल टेल मी अबाउट एनी सिचुएशन. कभी भी क्या ऐसी कोई सिचुएशन आई है जहां पे आपने लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, पूरी एनर्जी डाल दी, लेकिन लोग नहीं माने और आप थक गए उनको समझा समझा, बहुत एग्जॉस्ट हो गए?
कभी ऐसी सिचुएशन किसी चीज को लेकर कि आप एग्जॉस्ट हो गए उस सिचुएशन में लोगों को समझाते समझाते या एडजस्ट करते करते? Ma'am, not people, but this is about family only. Yes. Uh, Whenever, like, especially, I want to go out, and whenever I tell my dad that we'll go to the beach, he's just against it. He's like, why you want to go? हाँ. तो वो समझा समझा के थक गए, and then आपका बहुत वॉइस ब्रेक हो रहा है. लाइक वो प्लान कैंसिल ही हो जाता है. अच्छा, तो यही है कि मतलब आप कितना भी कोशिश रिपीट. करो आपका ब्रेक हो रहा है बस. So nine of wands is all about that. You're trying to make someone understand something or trying to switch the situation in your favor, but it's not happening. It's going totally against your wish. Yes, yes. So that is nine of wands. So अगर आप ऐसे याद रखते हो तो nine of wands भूलोगे ही नहीं, है ना? कि ऐसे कोई भी Yes. सिचुएशन जहाँ पे आप एफर्ट्स ले लेके थक गए और कोई आउटकम नहीं निकला. Yes. किसी को समझाना भी एक एफर्ट है. या कभी कभी होता है कि कोई काम हम कितना भी एक्शन ले लेके थक गए लेकिन वो काम नहीं हुआ. स्पेशली जब Yeah. डीलिंग विद पीपल. ठीक है. सो नाइन ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट दैट. नाउ नेहा, एक मिनट नेहा, आई जस्ट स्टार्ट. नेहा, आप मुझे अभी टेन ऑफ वॉन्ड्स के बारे में बताओगे कि कभी भी ऐसा हुआ है कि आप समझा समझा के थक गए और उसके बाद में अल्टीमेटली आपको ही माननी पड़ी बात और फिर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलनी पड़ी? नहीं मैम, 10 of wands नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है? कभी भी नहीं हुआ. यू आर लकी. या वैसे टेन ऑफ वॉन्ड्स सबके लाइफ में हुआ है. बट मैम ऐसे बोल सकती हूँ मैं कि मेरे को ना दूसरों को नहीं करना पड़ा, लेकिन खुद के लिए भी अगर मैं दिमाग में अगर मैं वो रख रही हूँ तो उसको 10 of wands बोल सकते हैं क्या? बोल इफ आई सकते एम हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर कि ऐसी सिचुएशन है ही नहीं कि आपकी लाइफ में आई नहीं हो. एक सिचुएशन ऐसी है जो टेन ऑफ वॉन्ड्स सबके लाइफ में आया है, वो है कोरोना का पीरियड. हाँ, कोरोना का पीरियड. हाँ, पर मैम मैं कोरोना में भी बाहर घूमती थी, मेरे को घूमते थे, 3 बार पुलिस ने भी पकड़ा है. हाँ. पुलिस ने पकड़ा. रिस्पॉन्सिबल बने कि नहीं बने उस चीज के लिए? पुलिस ने पकड़ा ना, क्योंकि आपको वो रिस्पॉन्सिबल मान रहे होंगे कहीं ना कहीं कि हाँ. हाँ, यू पर विल बी वो लोग, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग. या दे वर लाइक कि इट्स फॉर योर सेफ्टी, यस. एंड आई वाज लाइक कि मेरे को घर में घुटन हो रही है, दैट डजंट मेक सेंस ना. कि इट वाज लाइक क्वारंटाइन, मतलब पर कुछ घर हुआ में नहीं आपने है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी क्या कोरोना से बचने की? हाँ, ऑल क्लेanलीनेस एंड ऑल आई हैड टेकन. टेकिंग और आई केयर हैव ऑफ. सी आई हैव गॉट 4 पेट्स, फिर भी आई हैव टू टेक देम टू आउट ना. उनको दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस. सो फैमिली में देन कितने लोग? मेरे हम 3 ही हैं. तीन है. आई, माय हस्बैंड एंड माय डॉटर तो एंड अ सर्वेंट. कोई अगेंस्ट था बाहर घूमने के? नहीं, कोई नहीं. ठीक है. कोई नहीं. ऐसा कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां पे आपको ऐसा लगा कि मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रही हूँ किसी की और थक गई हूँ? हाँ, होता है मैम. ओ, जैसे मतलब अभी एक गृहिणी बोलो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक हाँ एग्जाम्पल हाँ. देती हूँ तब आपको बताती हूँ. एक हम्म. गृहिणी बोलो कि ये काम आपको ही करना है, यू विल नॉट रिसीव एनी हेल्प, दिस इज योर जॉब, यू हैव टू डू इट, एंड देन यू आर हाँ. कैरिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर योर शोल्डर, इवन दो समटाइम्स यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ डूइंग दैट, स्टिल आपको करना पड़ता है. गायत्री मैम इसके बाद लेती हूँ. हाँ मैम, ऐसे होता है, बट देन आई हैव हेल्प, मतलब उतना नहीं पड़ा है. टच वुड, लाइक आई एम बीन टेकन केयर ऑफ. नहीं, मतलब इट्स नॉट देयर कि अगर इफ आई एम नॉट एबल टू ना, नोबडी विल टेल मी, दे देमसेल्फ अंडरस्टैंड. किसी एंड तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है दूसरों की जिससे दूसरों आप की थके हो? फ्रेंड्स, हाँ हुआ है जिससे मैंने. आप थके हो. किसी को आई हैड, किसी को हेल्प चाहिए था तो आई लेंडेड मनी. हाँ, वो रिस्पॉन्स है, तो वो अभी तक अटका है मेरा. तो इसके लिए उससे मैंने परेशान आपको हुए हो या नहीं हुए हो? बीच में थी, लेकिन अभी
हाँ हो वही गई आप थी मैं। कभी तो परेशान हुए हम्म कि नाउ हम्म यू आर कैरिंग देयर लोड, हाँ, दूसरे का लोड। दूसरे का लोड कैरी कर रहे हो हम्म जिसकी वजह से आप अफेक्ट हो रहे हो। दैट इज हाँ, टेन। ओके। ठीक है, वो किसी भी सिचुएशन में व्हेन यू आर कैरिंग समवन एल्सेस लोड, कई लोड। बार होता है कि कॉर्पोरेट में भी होता है, एक कोई इंसान होता है उसका काम करने का तरीका एक होता है कि मुझे ऐसा ही काम चाहिए, फिर क्या होता है उसके हिसाब से काम नहीं होता तो फिर सोचता है वो इंसान कि इनसे करवाने से अच्छा मैं खुद कर लूं। खुद तो कर लूँ, हाँ। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेते रहना, अपना काम हम्म बढ़ा लेना, फिर थक जाना, है। हाँ, दैट इज टेन या ऑफ ये 10 भी ऑफ एक सिचुएशन। या गॉट इट। यार, गायत्री मैम कुछ कहना चाहते हैं? कहाँ गए? हाँ, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, आप म्यूट पे हो। Yes. हम्म। हेलो एवरीवन, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मार्च महीने के एंड से कुछ लाइफ में ऐसे चेंजेस आए हैं मेरे। और अभी भी राजुल मैम, पिछले 2 दिन से मैं सेशन आधा ही कोई भी अटेंड कर पा रही हूँ, जैसे मैं बाकी भी सेशन अटेंड कर रही हूँ। जैसे मैंने आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स तक ही सुना, मुझे हम्म इतनी नींद गहरी आई कि मैं सब सबकॉन्शियस में गया होगा, वहीं हम्म रखा था, और बराबर थोड़े टाइम के बाद आप खुल जाती है। और हम्म सिचुएशन ये है कि मैं मार्च महीने से, जब से मेरी एक, जो मैं स्टार वर्कर बोलती हूँ उनको, जो मेरे घर पे थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी करती थी, बच्चों को भी, तब मुझे इतनी चिंता नहीं हुआ करती थी। वो जब से गई हैं, मैंने बहुतों को काम पे रखा, उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। बीइंग अ टीचर हमें 10 बार बताने की आदत होती है। उनको बहुत समझाया, मेट्स को। मेट्स का कम से कम रहने का टाइम 8 घंटे, और मैक्सिमम 1 महीना। इन हम्म। अप्रैल से लेके अभी अक्टूबर तक मेरे घर में काफी मेट्स चेंज हो चुकी हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में फिलहाल मैं यही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस कर रही कि हूँ, आप जो कि मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी फार्म कर हाउस रहे हो पे भी बहुत अफेक्ट ज्यादा। कर रहा है, मेरे करियर पे भी, बच्चों के पालन पोषण पे भी। और मेरी कंडीशन कैसी है आप अच्छे से जानते हो। और बच्चों को दोनों को संभालना, यानी उनको रख के भी, उनको पेमेंट दे के भी, अपनी बीमारी की हालत में भी मुझे उन्हीं को संभालना पड़ता है, मुझे ही संभालना पड़ता है। तो दिस इज इतना टेन भी ऑफ समझाने वॉन्ट्स के कि बाद आप जब वो काम ढंग कितना से लोड नहीं ले रहे करते, हो। तो मुझे ही करना पड़ता है। हम्म तो ये चीज हो रहा है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, बच्चे को लेते हुए मैं क्लास कर रही हूँ, तो ये चीज हो रही है। ये कौन से वार्ड में आती है मुझे नहीं पता। टेन ऑफ वॉन्ट्स ही है ये, कि आपका जो मेन विजन है, आप अपने जो मेन आपके आइडिया से थे उससे भटक ही गए, क्योंकि इतनी सारी कैरी कर रहे हो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और यस, आपको वो, आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। नहीं छोड़ सकती मैं। दैट इज टेन ऑफ और वॉन्ट्स, एग्जॉस्ट हो हाँ, जाना। उससे और मुझे लोगों, फार्म हाउस का ही काम रोक देना पड़ा। हम्म वहां पे वर्कर्स को रख के फ्री में सैलरी देनी पड़ रही है। हम्म। तो ये वो सिचुएशन ये चल रही है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये टेन ऑफ वॉन्ट्स में आती है। तो इस जी तरीके से आप याद रख सकते हो कि जी टेन ऑफ वॉन्ट्स का मतलब क्या है, अभी क्या जी। चल रहा है आपकी लाइफ में, दैट इज टेन ऑफ वॉन्ट्स। अब आप है ना? भूलोगे नहीं, अभी कभी भी आपके पास कोई आता है और उसके टेन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड निकलता है, तो आप समझा पाओगे कि वाई आर यू कैरिंग दूसरी चीजों का लोड, आप कौन सा लोड कैरी कर रही हो। ठीक। अब और एक चीज बता देती हूँ मैं, कि टैरो रीडिंग में ना, जवाब देने से ज्यादा सवाल पूछने पे कंसंट्रेट करो। ओके। जब आप सवाल पूछते हो तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है और रीडिंग में क्लैरिटी आती है। अपने बिल्कुल। तरफ से जवाब देने मत लगो। अगर किसी की बेसिक रीडिंग कर रहे हो, टेन ऑफ वॉन्ट्स आगे, तो पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या कर रहे हो आप, किसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहे हो क्या, बहुत ज्यादा आप रिस्पॉन्सिब काम या वर्कलोड या इवन मेंटल प्रेशर लेकर चल रहे हो क्या, यस। लोगों का क्या है ऐसा। फिर वो अपने आप बताने लगते हैं, जब वो बताने बिल्कुल। लगते हैं तो आपको सिचुएशन समझती है और गाइडेंस पर उस, वो फोकस वहां चले जाता है कि ये प्रॉब्लम है ना अभी, तो अब इससे हाँ। रिलेटेड सारे कार्ड्स निकलने चालू हो जाएंगे कि अब आपको क्या गाइडेंस देना है, आप उसको समझ पाओगे। नहीं तो एकदम डिस्टॉर्टेड रीडिंग होती है, कोई रीडिंग लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, कोई राइट डायरेक्शन में जा रही है, कोई फाइनेंस में जा रही है, कोई हेल्थ में जा रही है, कोई करियर को लेकर जा रही है, कोई रिलेशनशिप को लेकर जा रही है। हमको फोकस ये करना है कि हम इंसान को उस डायरेक्शन में लेके आए जो उस वक्त उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 चीजों की बिल्कुल। रीडिंग अगर आप करोगे तो एक भी चीज पे वो काम नहीं करेगा इंसान। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करो, और उसमें से निकालो कि इसमें अफेक्ट क्या कर रहा है, और फिर उसके बारे में बात करो, तो वो इंसान एक चीज को लेकर ज्यादा फोकस रहेगा जो सबसे सही इंपॉर्टेंट है। है इस टाइम पे। ठीक है। सो ऑल दीज वी लर्न इन आर टैरो रीडिंग का जो भी हमारा होगा क्लासेस, उसमें दो वेरिएशन है। एक है
2 days का वर्कशॉप जिसमें आप सीखोगे यस नो, पॉजिटिव नेगेटिव और एंड डेली गाइडेंस कार्ड। ठीक है, आपको अगर डिसीजन मेकिंग के लिए कार्ड्स डालने हैं, कोई काम करना है या नहीं करना है के लिए, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके लिए, या आपको अपना गाइडेंस कार्ड निकालना है कि आज का दिन कैसा रहेगा या क्या गाइडेंस है आज मेरे लिए, तो ये सारी चीजें हम 2 दिन की वर्कशॉप में सीखेंगे, जिसमें सारे कार्ड्स की मीनिंग समझेंगे, जो उसके मीनिंग एक्चुअली है, और उससे ये आंसर्स कैसे लेना। ठीक है, ये हो गया खुद के लिए। बट अगर किसी को प्रोफेशनली आगे बढ़ना है इसमें और डिटेल्ड रीडिंग करनी है, घुसना है कि अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव यस या नो आंसर आ गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या जानने की जरूरत है, और डीप में कैसे घुसे, कैसे समझे, तो वो आएगा प्रोफेशनल कोर्स में, जो होगा 1 से 2 महीने का। ठीक है, रोज भी नहीं होगा वो, लेकिन 1 से 2 महीने का, और उसमें कुछ महीनों तक आपकी वीकली प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, 1 घंटे की, वीकली या क्वार्टरली, जैसे भी जमेगा, 2 वीक में या 1 वीक में, वो कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। आपको कैसे क्लाइंट्स से बातें करनी है, कैसे क्लाइंट्स को आंसर्स देने हैं, कैसे रेमेडीज निकालनी है, कैसे कार्ड्स को अलग अलग सिचुएशन में अलग तरीके से कैसे पढ़ना है, कैसे उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, ये सारा जो डिटेल्ड नॉलेज है वो प्रोफेशनल कोर्स में आएगा। तो अगर किसी को शॉर्ट कोर्स ज्वाइन करना है, बेसिक कोर्स ज्वाइन करना है 2 दिन वाला, तो उसका एनर्जी एक्सचेंजेस 555 और अगर किसी को प्रोफेशनल ज्वाइन करना है तो उसका है 7,777 रुपीज। और जो लोग भी ये ज्वाइन करेंगे कोर्स, उनको मेरा जो प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको मेरा प्री रिकॉर्डेड एंजल थेरेपी का जो कोर्स है, शॉर्ट कोर्स, वो अवेलेबल होगा, सो दैट यू कैन यूज एंजल थेरेपी शॉर्ट कोर्स अलोंग विथ टैरो कार्ड रीडिंग टू रिसीव योर आंसर्स। ठीक है, नाउ 1 मिनट, हाँ, अभी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, विल टेक ओनली 5 मिनट्स। ठीक है, एंड आपको अगर इस कोर्स को लेकर कोई भी अगर डाउट्स है तो वो पूछ सकते हो। आप रेज योर हैंड एंड आई विल जस्ट अनम्यूट यू। हैंड रेज करो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है कोर्स को लेकर, या ज्वाइन करना चाहते हो और उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यस। मैम मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ बेसिकली तो पक्का ही, और प्रोफेशनली भी मैं करना चाहती हूँ, बट मुझे लग रहा है मेरी फिजिकल कंडीशन फिलहाल अलाउ नहीं कर रही है। बेसिक तो बेसिक करो और फिर बेसिक तो मैं 2 days करना ही चाहती हूँ, और उसके साथ मैं प्रोफेशनल भी करना चाहती हूँ जो 1 या 2 महीने चलेगा। बट क्या वो थोड़ा पोस्टपोन हो पाएगा? मतलब नहीं, जैसे कभी अगर कंडीशन, आप तबीयत बिल्कुल खराब है, तो क्या ये पोस्टपोन हो पाएगा? रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी उसकी, क्योंकि ओ, कैसा है ना, ये कोर्स शुरू होना चाहिए था 2nd वीक में ही, लेकिन ये हाँ पोस्टपोन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि सिर्फ हाँ एक क्लाइंट है प्रोफेशनल के लिए। हाउएवर 2 दिन का बेसिक कोर्स तो हम शुरू करेंगे, बीच बीच में ब्रेक भी रहेगा, ऐसा नहीं हाँ कि कॉन्स्टेंटली होने वाले। हाँ। ठीक है, ओके ओके। किसी को और कोई क्वेश्चन है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और कुछ जानना चाहते हो? अदरवाइज आई एम डन विद द वेबिनार नाउ। और जो भी ज्वाइन करेंगे करना चाहते हैं उनको मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, और राइडर वेट का प्रॉपर जो डेक होता है, रियल डेक, क्योंकि कंफ्यूजन होता है डेक्स में भी कि लोग ना चाइनीज डेक ज्यादा यूज करते हैं जो अमेजोन पे मिलता है, जिसमें कलर्स भी इतने क्लियर नहीं होते, उसमें कलर्स भी बहुत गलत भी कलर्स है। तो जो रियल कलर और अच्छी क्वालिटी है उसमें मैं आपको उसके लिए लिंक प्रोवाइड करूंगी, लेट मी नो इफ यू वांट। ठीक है, इफ नॉट देन यू कैन से डन इन द चैट बॉक्स एंड आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ। मैम, हम किस पे रीडिंग करेंगे ड्यूरिंग प्रैक्टिकल सेशन? एक दूसरे पे रीडिंग करेंगे। ठीक है, और मैं आपको हाइपोथेटिकल भी दूंगी। ठीक है, यस, तो दैट इज इट। Let's see how many of you join and how much
can we learn and give to each other. एंड ट्रस्ट मी, टैरो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टूल है। आपको एक तरीके से ना वो एक गाइडिंग लाइट की तरह है जो आपको कभी भी मतलब आपको साथ नहीं छोड़ेगा। आप खुद के लिए भी जो रीडिंग करते हैं, आपको जब आदत हो जाएगी ना टैरो को, जब आप समझने लगोगे तो आपको समझेगा कि आप सारी चीजें टैरो के साथ ही कर रहे हो। विदाउट गाइडेंस करने में अंधेरे में तीर चलाने के जैसा है, विदाउट गाइडेंस कोई भी एक्शन लेना। हाउएवर जब आपके पास एक गाइडेंस होता है तो आप कर सकते हो। मेरे पास एक एग्जाम्पल बता रही हूँ बस, और उसके साथ खत्म कर रही हूँ। मेरे पास गाइडिंग टूल होते हुए भी कभी कभी मति भी भ्रष्ट हो जाती है, ठीक है। सो मेरे पास गाइडिंग टूल होते हुए भी 2022 में मैंने ट्राई किया था, एक बिजनेस स्टार्ट करने का एक आइडिया आ गया था मुझे, जो डीले होते गया फॉर सम रीजन। मेरे पास उस वक्त टैरो होते हुए भी मैंने एक बार भी उसको एग्जीक्यूट करने से पहले टैरो को छुआ तक नहीं, शुरू से लेके अंत तक। एंड वो बिजनेस 1 महीने में मुझे बंद करना पड़ा, क्योंकि मैंने अगर वो गाइडेंस लिया होता शायद तो मैं वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट ही नहीं करती। बट होता है जबकि आपको कुछ होना रहता है, मति भ्रष्ट हो जाती। तब से मैंने ये भी सीख लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मुझे अगर कहीं कोई डिसीजन लेना है तो पहले मैं गाइडेंस लूंगी, देखूंगी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड तभी मैं वो कार्य करूंगी। ठीक है, एंड विद दिस let's end this webinar and let's see how many of you join. ठीक है, the recording will be available, सबको मिलेगी ये रिकॉर्डिंग जो है। ये फ्री रिकॉर्डिंग है, तो आप किसी के भी साथ शेयर भी कर सकते हो इसको, जो आपको लगता है कि एक पोटेंशियल पर्सन है जिसको ये इंटरेस्ट आएगा और वो करना चाहेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।